बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का भी सेकंड ईयर फिज़िक्स का भी पूरा पूरा कोर्स अपलोड कर दिया है, लेकिन ये एग्जांपल्स अपलोड नहीं की। वैसे तो ये आपका होमवर्क था कि आप खुद इसको करें, लेकिन फिर भी मैंने कहा क्या याद करेंगे, करा ही देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे, क्योंकि ये दो एग्जाम्पल जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। और उसके बाद जो है वो फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में सारी एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, लेकिन तरतीब क्या होगी, पहले एग्जाम्पल नंबर 5, फिर एग्जाम्पल नंबर 6, फिर 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें है हमारी एग्जाम्पल नंबर 5। तो डिराइव द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड। देखिए बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है, एक दो चार ट्रिक की बातें हैं, बस वो जहन में रखें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल भी हैं आपके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है उसके अंदर। तो डिराइव द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड, हमने किसका रिलेशन डिराइव करना है। सबसे पहले वो चीज़ देखें, हमने भाई रिलेशन डिराइव करना है टाइम पीरियड का। ओके, अच्छा टाइम पीरियड किसका, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि अगर आप एक बॉब को, यानी एक स्मॉल जो बॉल होती है उसके एक फिक्स स्पॉट के से एक थ्रेड की मदद से ऐसे हैंग कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। और जब हम यहाँ से इसको इधर ला के डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ से इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, यानी जहाँ से डिस्प्लेस किया है वहीं पर अगर वापस आए तो जितना टाइम लगता है एक वाइब्रेशन में, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और वही हमने क्या करना है, इसका उसका फार्मूला डिराइव करना है। तो रिलेशन हमने डिराइव करना है टाइम पीरियड का फॉर सिंपल पेंडुलम, लेकिन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस आपको पता है, उससे हम फार्मूला डिराइव भी कर सकते हैं और फार्मूले की करेक्टनेस भी फाइंड कर सकते हैं। तो द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड में डिपेंड्स। और अच्छा, इसमें वो कहता है कंडीशन उसने कुछ दे दी है कि इसमें जो टाइम पीरियड है वो इन चीज़ों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और इसकी मदद से आपने जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो डिराइव करना है, बट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब वो किस तरह से होगा वो चीज़ देखते हैं। सिर्फ ना इन इन चीज़ों पे नज़र आप डालें तो देखिए टाइम पीरियड किस किस चीज़ पे डिपेंड सबसे पहले कर रहा है। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो आप यहां पर सबसे पहले लिख दें लेंथ, ठीक है। उसके बाद ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, दरमियान में आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद m के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, और मैस ऑफ द बॉब पे, ठीक है, स्मॉल है, मैस ऑफ द बॉब पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे आप लिखेंगे स्मॉल m, ठीक है। थर्ड चीज, एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, थीटा ये वाला हमारा एंगल है, ठीक है, कि जितना आपने इसको डिस्प्लेस किया है, तो मल्टीप्लाई बाय थीटा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चीज जिस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, और ये इक्वेशन आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मैस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, थीटा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो सिर्फ अब हम ये सारा रेस करके हम ये इक्वेशन लिखेंगे और यहां से देखेंगे कि आगे सारी डेरिवेशन किस तरह से होती है। अच्छा, यहां पर हमारे पास इक्वेशन आ गई है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, एल के, थीटा के और जी के। इसमें हमने खुद से कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी जस्ट हमने वही यहां पर पुट कर दिए हैं। अब अगर यहां पर आप देखें तो m की क्या पावर है, अगर कोई भी पावर नहीं होती इसका मतलब है m की पावर 1 है, l की पावर भी 1 है क्योंकि इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है, थीटा की भी 1 है, और g की जो पावर है वो भी क्या है, 1 है। तो इन सब की पावर हमारे पास अभी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो उसको ना हम कुछ नाम दे देते हैं ताकि हम टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो डिराइव कर सके। अब m की पावर को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास a है फॉर एग्जाम्पल, एल की पावर कितनी है, ये हमारे पास बी है, थीटा की पावर कितनी है, ये हमारे पास सी है, और जी की पावर कितनी है, ये हमारे पास डी है। अब अगर यहाँ पर जो है ना अक्सर क्वेश्चन बनता है कि सर टी की पावर क्यों नहीं लिखी, क्योंकि टाइम पीरियड हम डिराइव कर रहे हैं, इस वजह से इसकी पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो
एम की पावर ए, एल की पावर बी, थीटा की पावर सी और जी की पावर डी आ गई। अब डायरेक्टली पोर्शन का साइन आपको पता है जब भी खत्म होता है तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास आता है इज इक्वल टू का साइन और एक यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं पता तो हम जस्ट यहाँ पर कांस्टेंट ही लिख रहे हैं एज इट इज। और m की पावर कितनी थी, a थी, l की पावर कितनी है, b है, थीटा की पावर कितनी है, c है और g की पावर कितनी है, d है। ठीक है, अब m की पावर a, l की b और थीटा की पावर c और g की पावर d। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें आपने करना है, क्योंकि हम टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं बट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, तो हमें अब दोनों साइड्स पर जो क्वांटिटीज हैं इनकी डायमेंशंस लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट साइड है इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। तो टाइम पीरियड है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, वो तो हमारे पास कैपिटल टी होती है। अगर डायमेंशन निकालने का तरीका नहीं पता तो आप डायमेंशन एनालिसिस वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें हर एक चीज बताई हुई है। इज इक्वल टू कांस्टेंट आपके पास उसी तरह से आ जाता है। ठीक है, अच्छा, m की मैथ्स की डायमेंशन क्या होती है, वो हमारे पास होती है कैपिटल M। ठीक हो गया जी, और इसकी पावर a। और l की डायमेंशन क्या होती है, ये हमारे पास होती है कैपिटल L और इसकी पावर हमारे पास आ जाती है b। ठीक है, और थीटा की डायमेंशन क्या होती है, थीटा का जो फार्मूला होता है ना वो होता है थीटा इज इक्वल टू s बाय आर। अब कैपिटल S की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है। R की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल L, क्योंकि रेडियस है। तो हमारे पास ये आ जाएगा L इंटू L माइनस 1। अब ये ना एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहां पर देखें L की पावर कितनी है, 1 है, L की पावर माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाता है, हमारे पास 0 आ जाता है। तो L की पावर 0 और L की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अब 1 अगर थीटा इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसकी पावर अब कितनी है, थीटा की c है, तो c लगाएंगे और थीटा इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 की जो भी पावर हो, 1 का स्क्वायर हो, 1 का क्यूब हो, आंसर 1 ही आता है। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू 1 आपने पुट करना है, या आप ये कह लें कि थीटा की पावर c इज इक्वल टू आपने क्या करना है, 1 पुट करना है। तो इस पूरा थीटा c की जगह हम 1 पुट कर देंगे। सही है, तो यहां पर अगर फॉर एग्जांपल ऐसे 1 पुट करें तो g की पावर, g हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको पता है एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, वो हमारे पास होती है LT माइनस 2, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका फार्मूला होता है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, LT माइनस 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, इस 1 को मैं रेस कर रहा हूँ क्योंकि 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो आंसर वो ही आता है। तो यहाँ पर g की डायमेंशन हमारे पास क्या आएगी, LT माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखे और इसकी पावर आप d लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ना कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब हमने कुछ भी नहीं करना, दोनों साइड्स पर जो डायमेंशंस हैं उसको कंपेयर कर लेना है, उसके बाद हम पावर्स को कंपेयर करेंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। देखो हमारे पास एक t डायमेंशन है, एक m डायमेंशन है और एक l डायमेंशन है। ठीक है, तो इनको ना अब आपस में कंपेयर करते हैं, t को t के साथ, m को m के साथ और l को l के साथ, दोनों साइड्स पर अगर आ रहे हैं। तो यहां पर कैपिटल T आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आप यहां पर लिखोगे कैपिटल T इज इक्वल टू, यहां पर कैपिटल T है नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर है भी, और T की पावर कितनी है, माइनस 2। T की पावर कितनी है, माइनस 2 है, और इसके ऊपर क्या है, ये तो D है, तो आप लिखोगे माइनस 2D आप लिखोगे। सही है, अच्छा अब देखते हैं M की। मैंने कहा था L M और आप T को कंपेयर कर रहे हो आपस में। ठीक है, दोनों साइड्स पे उनकी डायमेंशन जो हम निकाली उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा यहां पर देखो, क्या यहां पर M है, नहीं है, तो आप यहां पर लिखोगे m की पावर, यहां पर आप लिखोगे 0, क्योंकि यहां पर m है ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से हमने ऊपर 0 लिख दिया कि भाई इस साइड पर नहीं है। अच्छा यहां पर देखो m है, बिल्कुल है, तो आप लिखोगे कैपिटल M की पावर, यहां पर आप लिखोगे a लिख दोगे। ठीक है, यहां पर m है, यहां पर नहीं है, तो सिर्फ यही लिखो। अच्छा L को आप देखते, क्या यहाँ पर L है, नहीं है, तो आप यहाँ पर कैपिटल L और इसके ऊपर लिख दो 0, कि यहाँ पर भाई लेफ्ट साइड पे कोई कैपिटल L वगैरह की वैल्यू नहीं है, कोई कैपिटल L शल नहीं है। इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो L की पावर कितनी है, आप पहले L लिखोगे क्योंकि हम कैपिटल L वाले को डायमेंशन उसको कंपेयर कर रहे हैं। L की पावर कितनी है, B,
तो आप b लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर जो l की पावर है ये वाला, इसकी पावर कितनी है, d है। l की पावर d थी ना, t की पावर -2d थी, तो l की पावर आप लिखोगे d, तो l की पावर b और प्लस d आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर b है इसकी पावर, यहाँ पर इसकी पावर d है, तो l की पावर b प्लस d हो जाएगा। यहाँ तक हमारे स्टेप होते हैं कि हमने डायमेंशंस को कंपेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने डायमेंशंस को कंपेयर किया है, इनकी जो पावर्स हैं, अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आएगा। बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि ये जो हमने पावर इसको लगाई है ना, a, b, c और d, इनकी वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं और फिर वो वैल्यूज फाइंड करके इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड का जो रिलेशन है, जो फार्मूला है, वो डिराइव हो जाएगा। तो अब वो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। मैंने अब क्या कहा है कि मैंने कहा है कि अब हम इनकी पावर्स को कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं पावर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। मुझे बताएं यहाँ पर t की पावर कितनी है, t की पावर यहाँ पर है 1, तो आप लिखोगे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर t की पावर कितनी है -2d, आप लिखोगे -2d, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू -2d, क्योंकि हम पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास ना एक वैल्यू तो आ गई, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, सही है। अब हमारे पास यहां पर m की पावर कितनी है 0, यहां पर m की पावर कितनी है a, तो ये हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 0, हम इसको ऐसे लिख देते हैं a इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास फाइंड हो गई कि यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अच्छा थीटा सी, वो तो पहले वो 1 मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो 1 हो जाएगा। अब ये b की रह गई है, यहाँ पर देखिए l की पावर कितनी है 0, तो आप लिखोगे 0, l की पावर कितनी है b प्लस डी, तो आप लिखोगे b प्लस डी, आप लिखोगे, सही है। अब यहाँ पर d की पावर की वैल्यू कितनी आई थी -1/2, तो आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू b प्लस, और d कितना था -1/2, तो -1/2 जब इस तरफ आएगा तो ये +1/2 हो जाएगा, तो होगा b इज इक्वल टू 1/2, तो इसकी भी वैल्यू फाइंड होगी। यानी कि a की भी वैल्यू फाइंड होगी, b की भी वैल्यू फाइंड होगी, d की भी वैल्यू फाइंड होगी, और थीटा सी ये तो पूरा हमारे पास 1 आ जाता है, क्योंकि थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब कुछ भी नहीं करना, इनको उठाकर ये जो बॉक्सेस में है इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब देखते हैं कि वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, ठीक है। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट m की पावर a, l की पावर b, थीटा की पावर c और g की पावर d, ठीक है। अब a b c d की जगह ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और m की पावर कितनी आ गई है, m की पावर क्योंकि a है तो यहाँ पर 0 आप लगाओगे, l है, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2, तो b की पावर आप लगाओगे 1/2, और थीटा c तो आपको पता है कि 1 आ गया था, और g की पावर d है, तो d हमारे पास कितना है -1/2, तो आप लगाओगे g और इसके ऊपर लगाओगे -1/2 आप लगाओगे, ठीक है। m की पावर 0 1 होता है, तो ये भी गया, तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कांस्टेंट और t इज इक्वल टू l की पावर 1/2 और g -1/2 है, नीचे आके क्या हो जाएगा +1/2, तो g की पावर 1/2, सही है। और 1/2 है, इसका मतलब है हमारे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कैसे लगाएंगे वो चीज़ देखते हैं। तो नहीं, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ध्यान रखना है कि t इज इक्वल टू कांस्टेंट और स्क्वायर रूट l डिवाइडेड बाय g। यही नहीं हमारे पास फार्मूला होता टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू कांस्टेंट स्क्वायर रूट l डिवाइडेड बाय g आ गया। और यही फार्मूला हम क्या कर रहे थे, डिराइव कर रहे थे, और हमने कैसे डिराइव किया, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, तो उसको यूज करके हमने ये फार्मूला डिराइव कर लिया है। अब कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती हैं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 है वो ख़त्म होती है। होप सो कि ये आपको सारी समझ आ गई होगी। इसके बाद आती है हमारी एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था 5 और 6 जो एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे जो ज़्यादा इजी एग्जाम्पल है वो यही वाली है।
फाइंड द डायमेंशंस एंड हेंस द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ठीक है, इस ईटा को, इसको हम ईटा पढ़ते हैं, ठीक है, E-double-T-A। इस ईटा की हमने क्या फाइंड करनी है, एक तो एसआई यूनिट फाइंड करनी है और दूसरा हमने क्या करनी है, इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। ये दो काम हमने करने हैं। अच्छा, अब इन द रिलेशन ऑफ स्टोक्स लॉ फॉर द ड्रैग फोर्स एफ ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर मूविंग विद वेलोसिटी v गिवन एज f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब ये जो 6 पाई ईटा आर वी है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ड्रैग फोर्स का फार्मूला है और ये हम स्टोक्स लॉ से निकालते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो अभी हम जो है वो इसकी डायमेंशंस और इसकी यूनिट फाइंड करेंगे। अब एक चीज़ याद रखें कि ये जो हमारे पास 6 पाई है ना, ये एक नंबर है और नंबर या कोई वैल्यू हो उसके बारे में जो डायमेंशन एनालिसिस है वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 6 पाई क्या है, ये एक नंबर है और इसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो हम इसको सिंपल इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू, आप सिंपली आप लिख लें ईटा आर वी। आप इसको इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब यहां पर अगर आप देखिए ना, तो जो ईटा है वो हमने निकालना है, ठीक है। अब यहां पर आप लिखोगे ईटा, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा इज इक्वल टू फोर्स, और ये आर और वी इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय आर इसकी डायमेंशन और यहां पर v इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। अब ईटा की जो आपने डायमेंशन है ना, वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहां पर जो ईटा की डायमेंशन हमारे पास आ रही है वो चीज़ हम देखते हैं कितनी आएगी। f की डायमेंशन क्या होती है, ये हमारे पास होती है MLT-2, ठीक है। f इज टू m में होता है ना, m की डायमेंशन क्या है, कैपिटल M, और a की डायमेंशन क्या है, LT-2, तो MLT-2 डिवाइडेड बाय r की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L, क्योंकि रेडियस है, इसकी यूनिट हमारे पास मीटर में आती है, तो कैपिटल L। v मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, LT-1, क्योंकि मीटर है तो कैपिटल L और t है तो कैपिटल T और -1, LT-1। तो हमने f की डायमेंशन r और v की डायमेंशन लिख ली। और फिर से कह रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस वाला मेरा लेक्चर देखिए, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि किस तरह से ये डायमेंशंस निकलती हैं। अब यहाँ से ना आप जैसे ये L है, ये इसके साथ गया, ठीक है, T-1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ईटा की जो डायमेंशन आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, वो चीज़ चेक करते हैं, कैपिटल M, ठीक हो गया। और यहाँ पर L है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब L-1 हो जाएगा, तो L-1, और T की पावर क्या है, -1 है, ऊपर जाके +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा -2 + 1, ये -1 आ जाएगा, तो ML-1 T-1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है डायमेंशन किसकी, ईटा की। आपके पास डायमेंशन आ गई है कौन सी, ML-1 और T-1 आ गया। अब ये तो था एक चीज़, ये हमारे पास है ईटा की डायमेंशन, ये एक चीज़ फाइंड होगी। लेकिन यूनिट का क्या करें, अब यूनिट का क्या करते हैं, यहाँ पर ही मैं इसको छोटा सा यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ। देखो ये था हमारे पास ईटा इज इक्वल टू था फोर्स डिवाइडेड बाय आर वी, सही है, क्योंकि यूनिट फाइंड करनी है ना। तो ईटा यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फोर्स की जो यूनिट है हमारे पास आती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की क्या आती है, मीटर, वी की क्या आती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। सबकी यूनिट्स बस लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद शॉर्ट तरीका भी बताते हैं, मीटर ये इससे गया और ये आ जाएगा kg पर मीटर, क्योंकि मीटर ऊपर जाके पर मीटर हो गया, S-1 है, ऊपर जाके +1 होगा, -2 + 1, ये हमारे पास -1 आ जाएगा, और s की पावर -1, ठीक है। तो ये हमारे पास ना ईटा की यूनिट भी आ गई, kg पर मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब यहां से भी निकाल सकते, m है ना मैस, तो kg, l है तो ये हमारे पास जाहिर है जहां पे मीटर यूनिट होगी ना वहां पर आपने कैपिटल L लगा देना है, तो उसकी जगह मीटर पर मीटर। t है, टाइम होता है, तो s की पावर -1, तो ये डायमेंशन होगी और ये यूनिट होगी। यहां पर ये आपकी एग्जाम्पल खत्म होती है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1, और ये सबसे ज्यादा हलवा है।
द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ शीट आर 3.233 मीटर, 2.105 meter and 1.05 centimeter respectively. Calculate the volume of the sheet correct up to the appropriate significant digit. यहां पर जो है ना इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है, कि आपने जो आंसर आएगा उसको आपने अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर लिखना है। अब वो कैसे लिखना है, जब आंसर आएगा फिर ही आपको इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन यहां पर देखें, आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है भाई वॉल्यूम को। और आपको पता है कि वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास होता है कि लेंथ हमारे पास 3.233 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 2.105 मीटर है, और जो थिकनेस है उसको हमने h से शो किया हुआ है, तो वो हमारे पास है 1.05 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दो वैल्यूज जो हमारे पास दी हुई है ना, ये वाली लेंथ की और ब्रेथ की, ये तो मीटर में है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर में है। इसको आपको मीटर में करना पड़ेगा, तो इसको आपने डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1.05 डिवाइडेड बाय 100, और 100 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 टू रेज पावर 2। 10 टू रेज पावर 2 पर जाके -2 हो जाएगी, तो ये बनेगा 1.05 इंटू 10 टू रेज पावर -2 मीटर। अब ये तीनों क्या हो गई हैं, ऐसा यूनिट में आ गई हैं। तो हमने क्या करना है, अब इस शीट का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या थिकनेस आप कह लें, ठीक है। और ये हमारे पास कितनी होती है, लेंथ हमारे पास है जी 3.233 मीटर, और मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 2.105 मीटर, और थिकनेस इसकी कितनी है 1.05 इंटू 10 टू रेज पावर -2 मीटर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब आपने करना सिंपल ये है कि कैलकुलेटर के अंदर आपने जस्ट इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर जस्ट जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, पहले मैं देख लूं नीचे वाली जो जगह नजर आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है भाई। आंसर आपके पास जो आएगा वो आपके पास आएगा 7.14, ठीक है। जस्ट कैलकुलेटर में देखें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, आगे ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू -2 वैसे लिख देना आंसर के अंदर। तो 7.1457 ठीक है, और इसका आएगा 3825 इंटू 10 टू रेज पावर ये -2 उसी तरह, और साथ में मीटर। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, वॉल्यूम निकल आया। लेकिन उसने कहा है कि अब ये आंसर तुम्हारे पास आ गया, लेकिन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर आपने लाना है। इसका मतलब ये है कि आपने देखना है इन तीनों वैल्यूज में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किस में है, तो आपने उतने ही डिजिट्स के अंदर आंसर लाना है। इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं 4, इसमें भी आ रहे हैं 4, लेकिन इसमें जो है इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहे हैं 3, तो सबसे कम इसमें आ रहा है। तो आपका जो आंसर है वो भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए, मतलब सिर्फ इतना। तो आप इसको लिखोगे, इस आंसर को आप लिखोगे 7.14 है, तो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा 7.15, ठीक है। राउंड ऑफ रूल इस पे लगाना है, तो 7.15 बस इतना ही, इनटू 10 टू रेज पावर -2, और यहाँ पर मीटर नहीं, सॉरी यहाँ पर आएगा मीटर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर मीटर क्यूब। ओके हो गया। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया जी, V इज इक्वल टू, ठीक है, V इज इक्वल टू 7.15 इंटू 10 टू रेज पावर -2 मीटर क्यूब हमारे पास आ गया, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, ये मीटर क्यूब में होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है। तो ये आंसर आ गया। इस पूरे को हमने राउंड ऑफ किया तो वो आया 7.15, तो 7.15 और इंटू 10 टू -2 मीटर क्यूब। तो ये वाला हमारा प्रॉपर आंसर है जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, द मैस ऑफ अ मेटल बॉक्स, ठीक है, कोई भी मेटल बॉक्स है, मेजर्ड बाय अ लीवर बैलेंस इज 2.2 kg। कोई भी मेटल बॉक्स है, उसका जब लीवर बैलेंस से आपने मैस किया है तो वो कितना आया है, 2.2 kg आया है। 2 सिल्वर कॉइन ऑफ मैसेज 10.01 ग्राम एंड 10.02 ग्राम मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस, ठीक है, इनको हम बीम बैलेंस से हमने मेजर किया। तो 2 मैसेज थे सिल्वर कॉइन्स के, और कितने थे, 10.01 ग्राम और 10.02 ग्राम, और एडिड टू इट, इसको हमने मेटल बॉक्स में ऐड कर दिया। तो उसको हमने मेटल बॉक्स में फॉर एग्जाम्पल बंद कर दिया,
what is now the total mass of the box correct up to the appropriate precision। एक हमारे पास मेटल बॉक्स है जिसका मैस है 2.2 kg, उसमें हमने दो सिल्वर कॉइन्स रखे जिनका मैस कितना है 10.01 ग्राम एंड 10.02 ग्राम। ठीक है, हमने उस मेटल बॉक्स के अंदर रख दिया। अब इस पूरे का आप बताओ टोटल मैस कितना है। तो कुछ भी नहीं करना, इन सब के जो मैसेज है उनको आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बाद में बात करता है कि अप टू द एप्रोप्रिएट प्रिसीजन, उसको एप्रोप्रिएट प्रिसीजन में आपने उसका आंसर लाना है। अब वो कैसे लाना है वो भी आपको आगे चलकर इंशाल्लाह बताएंगे। पहले हम इसका टोटल मैस कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल मैस कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। ये हमारे पास कितना है 2.2 kg है, तो आप लिखोगे 2.2 kg। ठीक है, तो लेकिन आगे जो वैल्यूज आ रही है ना, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। अब आपने इसको केजी में करना है, क्योंकि केजी ऐसा यूनिट है मैथ्स की, ग्राम नहीं है। तो आपको पता है कि ग्राम को केजी में करने के लिए आप डिवाइडेड बाय 1000 करते हो। तो जब इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 10.01 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है, आप अगर इसको इस तरह से लिखो ना कि 10.01 इंटू 10 टू रेज पावर -3। ठीक है, 1000 है ना, 10 टू 3 होता है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो आपने इसको 3 इसे यहाँ पर मूव कराना है, 1 2 और 3। तो ये आपके पास बनेगा, आप लिख सकते हो 0.01001 0.01001, क्योंकि आपने 3 इसे मूव करा है, 1 2 और 3। तो पॉइंट यहाँ पर आएगा और एक जीरो एक और यहाँ पर आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद 0.001 ये आ जाएगा आपका केजी के अंदर। तो प्लस 0.01001 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो ये वाली जो वैल्यू है 10.002, इसमें भी ज़ाहिर है डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, तो डायरेक्ट करने के लिए आप पॉइंट को 3 इसे इधर मूव करा लो, तो पॉइंट इधर आएगा, इस तरफ 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 0.01002 kg आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज हमने लिख ली, 2 ग्राम में दी हुई थी, उनको हमने क्या कर लिया, केजी में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास केजी है। अब कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, इनको कैलकुलेटर के अंदर प्लस कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। तो अब इसको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आता है, हलवा न्यूमेरिकल, हलवा एग्जाम्पल है, तो ये हमारे पास आंसर है 2.22 और 003 kg। ठीक है, 2.22003 kg। अब वो कहता है एप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक आपने लेके आना है। अब गौर से सुने, अगर हमारे पास वैल्यूज प्लस या माइनस हो रही हो तो हम आंसर में कितने जो फिगर है उसके अंदर आंसर लेके आए, ये डिसाइड करता है कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं तो उन तीनों वैल्यूज में कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट आ रहे हैं। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो तकरीबन 5 डिजिट आ रहे हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद भी 5 आ रहे हैं, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है। तो सबसे कम डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट इस वैल्यू में आ रहे हैं, तो आपके आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट आना चाहिए। ये होती है एप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक लाने का, ये प्लस माइनस का रूल होता है। ठीक है, प्लस हो रही हो वैल्यूज माइनस हो रही हो तो ये रूल लगाते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो हम देखते हैं सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वैल्यूज को, फिर उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं। प्लस माइनस में डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किस में आ रहे हैं, तो उतना हम आंसर लिखते हैं। तो ये वाला है, तो आप इसको लिखोगे 2 पॉइंट, ठीक है, राउंड ऑफ करके, तो 2.2 kg आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि थोड़ी सी ट्रिकी है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्पल्स। The diameter and length of a metal cylinder measured with the help of a vernier calipers of a least count 0.01 centimeter are 1.22 centimeter and 5.35 centimeter। कहता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक मेटेलिक सिलेंडर है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो फाइंड की गई है यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आप सबको पता है वो कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है।
अब इस वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके इसका जो डायामीटर है इस सिलेंडर का जो डायामीटर है वो आपके पास कितना है, वो 1.22 सेंटीमीटर है। तो डायामीटर हमारे पास आ गया 1.22 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद जो इसकी लेंथ है वो आपके पास है 5.35 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ गई, 5.35 सेंटीमीटर। और दोनों को किससे मेजर किया है, वर्नियर कैलिपर से, जिसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। ओके हो गया। सबसे पहले डाटा देखते हैं ना, उसके बाद देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद जो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही होता है, उसी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो इसमें है वो हमारे पास कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, जो लीस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर का, वाह कितना खूबसूरत सिलेंडर मैंने बनाया है। तो इस सिलेंडर का आपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। एक दफा दोबारा हम कोशिश कर लेते हैं। बस ठीक है, समझ आ गया आपको। तो इस सिलेंडर का आपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, एंड अनसर्टेनिटी इन इट, और उस वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी कितनी है ये भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे फाइंड करें। तो देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो वॉल्यूम निकल आएगा। यानी वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, A इंटू एल। सही है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इस मार्कर का भी वॉल्यूम निकालना है ना, तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मार्कर का भी वॉल्यूम निकल आएगा। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एल की यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम की यूनिट भी मीटर क्यूब होती है। तो एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा, अब देखो कौन कौन सी वैल्यूज है। क्या मेरे पास एल की वैल्यू है, बिल्कुल है। ए की वैल्यू है, नहीं है। तो फिर हमें इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करना पड़ेगी, वो देखें कैसे करते हैं। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और एल उसी तरह, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ना सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा, रेडियस की वैल्यू है, नहीं है हमारे पास, तो डायमीटर की वैल्यू है। और आपको पता है कि रेडियस हमारे पास कितना है, आर इज इक्वल टू डी बाई टू, डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर आप करोगे v इज इक्वल टू पाई और d का स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, क्योंकि r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे d का स्क्वायर ओवर 4 आएगा। तो r के स्क्वायर की जगह लगाया d स्क्वायर ओवर 4 और यहाँ पर लिख दिया l। तो ये फार्मूला हमारे पास बना v इज इक्वल टू पाई d स्क्वायर l ओवर 4, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या बना, पाई d स्क्वायर l बाई 4। अब हमारे पास देखो डायमीटर की वैल्यू है, बिल्कुल है, लेंथ की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है 3.14, 4 तो है ही कांस्टेंट नीचे वाला। तो अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को ही निकालेंगे। अगर ये किसी ने स्क्रीनशॉट खींचना है खींच सकता है, क्योंकि हम जस्ट अब यही फार्मूला बस रहने देंगे। पाई डी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 4, पाई डी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। मैंने इस फार्मूले को साइड पे यहाँ पर लिख देता हूँ कि पाई डी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर इसकी मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आएगा, देखो पाई की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितना आएगा, डी कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 1.22 सेंटीमीटर, और इसका आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे इस तरह से सेंटीमीटर भी लिख ही दें, और मल्टीप्लाई बाय जो L है वो कितना है, वो तो 5.35 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वो भी एज इट इज लिख दें, डिवाइडेड बाय 4। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आएगा भाई, ये तो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर आप कैलकुलेशन नहीं करते, भाई इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना कौन सा मुश्किल है, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करें, जो भी वैल्यू आएगी उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय 4 कर दें, सिंपल, ठीक है। तो वैसे भी कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, एग्जाम्पल बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा टाइम की ना बचत कर दें, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ें हैं। फर्स्ट ईयर में ज़ाहिर आ गए हैं, हायर क्लास में हैं भैया। अच्छा, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास कितना आता है, 6.25
0900979 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। और जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम तो भाई हमारे पास फाइंड हो गया, वॉल्यूम हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है, इसमें हमें कोई मसला नहीं आया, ये तो सिंपल सा हमने जैसे वो आम तौर पर करते हैं बस वही हमने कर दिया। तो लेकिन मसला आता है अनसर्टेनिटी फाइंड करने में, इसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स देखते हैं वो क्या है। देखो हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो हम पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं और फिर उसको प्लस कर देते हैं। वैल्यूज़ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं और उसको प्लस कर देते हैं। लेकिन मसला ये कि यहाँ पर सिर्फ वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो रही, यहाँ पर ये पावर फैक्टर भी है। तो हमें फिर बाद में पावर फैक्टर का रूल भी लगाना पड़ेगा। तो इसमें टोटल 2 रूल यूज़ होंगे। वैसे तो आप 5 पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें से 2 यूज़ होंगे। एक पावर फैक्टर वाला यूज़ होगा, एक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला यूज़ होगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला क्या था, इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें, उसको ऐड अप कर दें और वही हमारे पास होगी टोटल अनसर्टेनिटी। और पावर फैक्टर का क्या था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो भी आप निकले उसको आप पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो आंसर आराम से आ जाएगा। तो देखते हैं बहरहाल किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं, फिर इसकी निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का जो आपके पास फार्मूला था वो हमारे पास था, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ परसेंटेज, ठीक है, अनसर्टेनिटी UC से मैं शो कर रहा हूँ इन लेंथ। तो लेंथ के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते थे। देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, आप इसको लिख लें परसेंटेज, ये UC है। वैसे तो ये सारी चीज़ें भाई टॉपिक से अंदर समझा के आए हैं काफ़ी डिटेल के साथ, बहरहाल फिर भी हल्की सी बता दें। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, MV मैंने लिखा है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय जो हमारे पास लेंथ आ रही है वो कितनी है, क्योंकि लेंथ की निकाल रहे हैं ना, इसकी निकाल रहे हैं। ठीक है, लेंथ की हम पहले निकाल रहे हैं, वो कितनी है 5.35 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी आप करेंगे तो इसकी जो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकलेगी। फिर से बचेंगे कि सर कैलकुलेशन नहीं, भाई ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसान सी है, कोई इसमें इतने भेदभाव नहीं है। तो 0.2%, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ हमारे पास निकल आई है। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा रहे हैं फार्मूले को, लेकिन आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर। ठीक है, मैं सिर्फ D यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसका लीस्ट काउंट कितना था 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, मैं देख लूँ इस पर नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। और मेजर्ड वैल्यू कितनी है 0.01 सेंटीमीटर डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो 1.22 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिखूं ताकि हल्का सा नजर आ जाए। तो 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। सही है, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ये फार्मूला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का। तो इज इक्वल टू, ये आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर आ रही है वो आ रही है 0.8%। कितनी आ रही है 0.8% डायमीटर में आ रही है और लेंथ में कितनी आ रही है 0.2%। अच्छा, अब ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकल आई। अब मैं ना ये ऊपर वाली सारी चीज़ें मिटाने लगा हूँ, होप्स कि ये सारी आपने नोट कर ली होंगी। तो ये चीज़ ठीक है। अब अगर तो हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही होती तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। फिर हम टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम पता कैसे निकालते, टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम वो हम निकालते परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ इन डायमीटर, मैं D सिर्फ लिख रहा हूं, और प्लस
परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, एल सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है। सिर्फ इतना करते तो टोटल अनसर्टेनिटी निकल आती, कहानी खत्म। लेकिन जो फार्मूला था वो था v इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं हो रही भाई, ये पावर फैक्टर भी आ रहा है, और किसके साथ आ रहा है, d के ऊपर आ रहा है। तो d के ऊपर अगर पावर फैक्टर आ रहा है तो ये भी रूल होता है पावर फैक्टर का कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी d है और उसका पावर स्क्वायर है, तो आप इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है पावर। तो अब हमने इसमें दो रूल लगा दिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी, और पावर फैक्टर d का स्क्वायर है, तो हमने d के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पावर 2 है। अब कुछ भी नहीं, इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पर 2 आ जाएगा, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमारे पास डायामीटर के अंदर थी वो हमारे पास कितनी आ रही थी, 0.8% प्लस ये कितनी आ रही थी, 0.2% आ रही थी, सही है। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। यहां पे देखो 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.6, ठीक है, परसेंटेज आ जाएगी, और प्लस 0.2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8% आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये 1.6 आ जाएगा और प्लस 0.2 तो 1.8%। तो टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम हमारे पास जो आई है वो कितनी आई है, 1.8% आई है, और जो वॉल्यूम हमारे पास आया था वो कितना आया था, वो आया था 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी वॉल्यूम जो 6.2 है, इसमें जो परसेंटेज में अनसर्टेनिटी है वो 1.8% है। मतलब जो ये शक है कि हाँ ये वैल्यू ठीक है या नहीं है, वो शक कितना है, वो अनसर्टेनिटी कितनी है, वो 1.8% है। लेकिन मसला ये है कि हम इसको परसेंटेज में लिख नहीं सकते, और परसेंटेज को हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो देखते हैं कि वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसको परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस 6.2 को, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 6.2 को हम डिवाइड करते हैं 100 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.8 से, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1। तो आप फिर अब इसमें क्या लिखेंगे कि टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम जो आपके पास आएगी कितना, जो हमारे पास है ये सेंटीमीटर क्यूब है, और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो टोटल वॉल्यूम आपके पास 6.2 आ रहा है उसमें जो आपके अनसर्टेनिटी है वो 0.1 है, ठीक है। मतलब इस 6.2 से 0.1 कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इतना हमारे पास शक की गुंजाइश है इस वैल्यू के अंदर। तो होप सो कि ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। ये स्टेप आपने याद रखना है कि परसेंटेज को वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज से वैल्यू में हम आ गए, तो जो आपके पास ये वैल्यू होती है इसको डिवाइडेड बाई 100 करें, मल्टीप्लाई बाय 1.8 कर लें जो आपके आई है परसेंटेज में अनसर्टेनिटी उसके साथ, तो आपके पास वैल्यू में आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 थी, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 थी, मैंने ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 2 दफ़ा फाइनल एग्जाम्स में आ चुकी है, तो उस लिहाज से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये भी डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि डायमेंशन एनालिसिस से ज़ाहिर आपको पता है कि हम फार्मूला की करेक्टनेस भी चेक करते हैं। कैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फार्मूला है तो इसकी डायमेंशन जो लेफ़्ट साइड पे डायमेंशन है और जो राइट साइड पे जो वैल्यूज़ है उसकी जो डायमेंशन है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू की डायमेंशन, राइट साइड की वैल्यू की डायमेंशन अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो सेम हम यही काम करने वाले हैं। हम चेक करने वाले हैं कि क्या ये जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाय m, क्या ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, बट यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। आपको पता है कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1। तो अगर इसको सॉल्व करने से तो एल टी माइनस 1 आ जाती है, इसका मतलब है ये फार्मूला करेक्ट है। तो देखते हैं आती है या नहीं आती। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आप उसी तरह लगाएंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 होती है, ठीक है। आपको होता है एफ इजिकल टू एम में होता है, तो एम की डायमेंशन कैपिटल एम
और ए की डायमेंशन एल टी माइनस टू, तो एम ए। अच्छा कैपिटल एल एल है तो इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एल, सही है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा कैपिटल एम होगा क्योंकि मैथ है यहाँ पे, सही है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे L इंटू एल क्या होगा, ये L स्क्वेयर होगा और M जो है ये M से कट जाएगा, सही है। तो यहाँ पर मैं इसको करने वाला हूँ ये चीज़ ऐसे, तो ये हमारे पास हो गया L इंटू एल एल स्क्वेयर और T माइनस टू, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ L का स्क्वेयर T माइनस टू, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये 2 जो है ज़ाहिर इसकी पावर 1/2 है तो ये इससे कट सकता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा LT माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ज़ाहिर है ये 2 से कटेगा, ये 1 आ जाएगा, अब ये -2 है, 2 से कटेगा तो इसकी पावर -1 आएगी, तो L और T की पावर -1। तो फिर से देखिए यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन, मास की डायमेंशन mm से काट गया, यहाँ पे L स्क्वायर T माइनस 2 हो गया, और उसके बाद जो है वो हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो 1/2 पावर लगा दी, ये 2 2 से काट गया तो LT माइनस 1। अब देखिए वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आती है LT माइनस 1, इस पूरे को कैलकुलेट करने से डायमेंशन क्या आई LT माइनस 1। तो हमने इस तरह से प्रूव किया कि ये जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, करेक्ट है। तो इस हिसाब से फिर हमारे पास एग्जाम्पल 4 आज की यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये थी हमारी चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स की एग्जाम्पल्स। होप्स हो कि ये सारी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।